नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बायोगुरु पर। आज का हमारा टॉपिक है अधिवृक्क ग्रंथियां यानी एड्रिनल ग्लैंड। ये जो ग्रंथि होती है ये हमारी वृक्क पर स्थित होती है यानी किडनी पर स्थित होती है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें और इसकी लोकेशन की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर तो होती है किडनी के बिल्कुल ऊपर, इस तरह से मुकुट की जैसे लगी हुई होती है किडनी के ऊपर। और अगर हम इसकी स्थिति की बात करें यानी ये पाई कहाँ पर जाती है हमारी बॉडी पर, तो हमारी बॉडी की जो पीछे की साइड होती है, रीढ़ की हड्डी की साइड जहाँ पर पीछे की साइड होती है उस तरफ पाई जाती है हमारी किडनी। और अगर वैसे लोकेशन की बात करें तो जो हमारी रिब्स होती हैं, क्लोटिंग रिब्स होती है यानी ऐसी पसलियां जो आगे जुड़ी हुई नहीं होती हैं स्टर्नम से, जैसे रिब्स बना लेते हैं यहाँ पर, ये मान लो स्टर्नम है, ये हमारे आगे का जो स्टर्नम है जहां पर पसलियां जुड़ी हुई होती हैं ये स्टर्नम है। इससे कुछ पसलियां तो जुड़ी हुई होती हैं, हमारी टोटल 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। तो यहाँ पर कितनी हो गई, 5 6 7 तो इससे जुड़ी हुई होती हैं। उसके बाद में 8 9 और 10 इस तरह से होती हैं। और 11वीं और जो 12वीं होती है वो आगे नहीं जुड़ी हुई होती है, केवल पीछे से जुड़ी हुई होती है, आगे से जुड़ी हुई नहीं होती है। तो ये जो रिब्स हैं इनको हम कहते हैं क्लोटिंग रिब्स, जो आगे स्टर्नम से नहीं जुड़ी हुई होती है। यहां पर पाई जाती है हमारी किडनी और इसके ऊपर होती है हमारी अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रिनल ग्लैंड। इसके ऊपर जो अधिवृक्क ग्रंथि, ये जो अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है इसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो अंदर वाला भाग होता है जो काफी छोटा होता है, एक बाहर वाला भाग होता है। इस बाहर वाले को तो हम कहते हैं वल्कुट यानी कॉर्टेक्स। जैसा कि हमने किडनी को बांटा था, किडनी को भी हमने दो भागों में बांटा था, लेकिन वो इस तरह से नहीं थे दो भाग, वो अलग तरह से थे। इधर वाला जो पार्ट था वो था मेडुला, और बड़ा वाला जो पार्ट था ये वाला, इसको हमने कहा था कॉर्टेक्स यानी वल्कुट। तो ये जो इसके ऊपर अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है इसको भी हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो बाहर वाला जो बड़ा भाग होता है उसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स यानी वल्कुट, और अंदर का जो पार्ट पाया जाता है छोटा उसको हम कहते हैं मेडुला। हमें पता है कि कोई भी जो ग्रंथि होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि लगा लो चाहे कोई सी भी ग्रंथि लगा लो, वो खुद काम नहीं करती, यानी उसके पास ऑर्डर आता है तब वो काम करती है, तब अपना जो सीक्रेशन है, अपना स्त्राव है वो रक्त में डालती है। तो यहाँ पर जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके पास भी कमांड आती है। वो कमांड कहाँ से आती है, जो हमारी हाइपोथैलेमस है और पिट्यूटरी है। ये जो एड्रिनल पिट्यूटरी है यहाँ से रिलीज होता है ACTH, एड्रीनोकोर्टेक्स ट्रोपिक हार्मोन। इसके नाम से पता चल रहा है एड्रिनल, एड्रिनल जो एड्रिनल ग्लैंड है, अधिवृक्क ग्रंथि है, कोट्रिको यानी उसका जो कोर्टेक्स भाग है, बाहर वाला वल्कुट भाग है, उसको कंट्रोल करेगी। और TH का मतलब ट्रोपिक हार्मोन। तो यहाँ पर जो एड्रिनल पिट्यूटरी होती है उससे एक हार्मोन रिलीज होता है, उसका नाम क्या है, ACTH। वो ACTH क्या करता है, यहाँ पर जो अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है, अधिवृक्क ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग यानी बाहर जो वल्कुट भाग पाया जाता है उसको कंट्रोल करती है। इसमें आपको याद रखना है मेडुला को कंट्रोल नहीं करती है, केवल बाहर वाला जो वल्कुट भाग होता है उसी को कंट्रोल करती है। अब कोर्टेक्स ऐसे होता नहीं है कि बस ये एक पार्ट होता है कोर्टेक्स और अंदर वाला मेडुला। अब जो बाहर वाला कोर्टेक्स है उसको भी हम तीन भागों में बांट सकते हैं, क्योंकि बाहर वाला ये जो ACTH से रिलीज हो रहा है, ACTH से कमांड मिल रही है उसको, वो केवल एक हार्मोन सीक्रेशन नहीं करता है। कभी आप सोचोगे वैसे एड्रिनल ग्लैंड है तो एड्रिनल हार्मोन रिलीज करेगी, ऐसा नहीं है। एड्रिनल हार्मोन तो अंदर वाला मेडुला रिलीज करता है, बाहर वाला जो कोर्टेक्स होता है वो तो लगभग दर्जनों हार्मोन रिलीज करता है। तो चलिए उसके अंदर की संरचना देख लेते हैं, यानी अधिवृक्क ग्रंथि के जो कोर्टेक्स भाग है उसके क्या क्या भाग हैं उनको हम देख लेते हैं। तो यहां पर हम एड्रिनल ग्रंथि बना लेते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि बना लेते हैं। ये जो अधिवृक्क ग्रंथि होती है ये होती तो है पिरामिड शेप की, पिरामिड शेप की होती है, लेकिन इतनी भी ज्यादा पिरामिड नहीं होती कि आप भाई 3D शेप में इमेजिन कर दो बिल्कुल कि भाई पिरामिड होता है, ऐसा ऐसा नहीं होता है। उसमें फ्लोटिंग होती है यानी थोड़ी भिची हुई होती है, बिल्कुल पिरामिड शेप की नहीं होती है। तो ये मान लो हमारी क्या हो गई, अधिवृक्क ग्रंथि होगी। अब अधिवृक्क ग्रंथि में अंदर वाला पार्ट है मेडुला, ये वालों वाला मेडुला, और बाहर का जो दिखाई दे रहा है उसे मान लेते हैं हम कोर्टेक्स यानी वल्कुट।
अब इसको हम तीन भागों में बांट देते हैं। एक तो बाहर वाला पार्ट हो गया सबसे, वलकुट वाला, वलकुट का सबसे एक तो बाहरी हो गया, उसके बाद में बीच का पार्ट हो गया, और लास्ट में हो गया हमारा जो मेडुला के चारों तरफ पाया जाता है वो वाला पार्ट। इसमें आपको याद रखना है जो बाहर वाला पार्ट है वो पतला होता है, और अंदर वाला इनर जो पार्ट है वो भी पतला होता है, और बीच का जो पार्ट है कोर्टेक्स का वो बड़ा होता है। अब इन तीनों के नाम याद कैसे करें? इन तीनों का नाम याद करना बहुत आसान है। हमने पढ़ा था एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र में जीएफआर के बारे में पढ़ा था। जीएफआर, तो यहां पर भी वही करते हैं, जी एफ और आर। अब इससे हम नाम याद रखेंगे इन तीनों का। तो जो सबसे बाहर वाली परत होती है, सबसे बाहर वाली, उसको हम कहते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। जोना ग्लोमेरुलोसा, या ये मीनिंग थोड़ी चेंज हो सकती है, आप एक बार किताब में देख लेना इसको। जो हिंदी मीनिंग होगी उसके आगे इंग्लिश मीनिंग दी हुई होगी, उसमें एक बार मैच कर लेना, ये जोना ग्लोमेरुलोसा। उसके बाद में सेकंड है जोना फेसिकुलेटा। फेसिकुलेटा, तो इसमें ये तो नाम असली है, यानी ग्लोमेरुलस और फेसिकुलेटा ये तो नाम असली है, और ये आगे जोना इसलिए लगा रखा है, जोन से हम समझ सकते हैं परत, क्योंकि जोन का मतलब होता है परत, और यहाँ पर लिख रखा है जोना ग्लोमेरुलसा, यानी जो ग्लोमेरुलसा है वो वाली परत, और सेकंड पर जोना फेसिकुलेटा। उसके बाद में अगला आता है आर। आर से होगा रेटिकुलेटिस, और इसके आगे भी लग जाएगा जोना, क्योंकि ये भी एक परत है। तो आपको याद रखना है इसके तीन परत होते हैं, जो वलकुट होता है, कोर्टेक्स होता है, इसके तीन परत होते हैं। कौन कौन से? बाहर वाली तो जोना ग्लोमेरुलोसा, उसके बीच वाली पार्ट जो मोटी वाली लेयर होती है उसको हम कहते हैं जोना फेसिकुलेटा, उसके अंदर ही अंदर जो पार्ट पाया जाता है जो मेडुला को कवर करता है उसको हम कहते हैं जोना रेटिकुलेरिस। तो ये तीनों नाम याद हो जाएंगे, यानी तीनों परतों के जीएफआर। हमने पढ़ा था जीएफआर, एक्सक्रीटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र में जीएफआर पढ़ा था, तो उससे हम याद रख सकते हैं जीएफआर, यानी ग्लोमेरुलोसा, फेल्टुलेरिस और रेटिकुलेटिस। अब इनसे स्त्रावित होने वाले जो हार्मोन है उनके बारे में जान लेते हैं। तो जो ग्लोमेरुलोसा होता है उससे जो स्त्रावित होता है उसको हम कहते हैं मिनरल कोर्टिया। अब इसका नाम ये क्यों रखा है? क्योंकि ये जो हार्मोन है ये मिनरल्स के साथ छेड़छाड़ करता है, इसलिए इसे न्यूट्रिएंट्स के साथ छेड़छाड़ करता है, इसलिए हम इसको कहते हैं मिनरल कोर्टिया। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे हार्मोन होते हैं, उनको संग्रहित रूप से मिनरल कोर्टिया कहता है, लेकिन अगर हम मेनली बात करें कौन सा हार्मोन निकलता है सबसे मेन, तो वो होता है एल्डोस्टेरोन। अब इसके नाम भी, ये जो एल्डोस्टेरोन है इसके काम के बारे में बात करेंगे, ये काम क्या करता है। अभी यहाँ पर केवल नाम जान लो कि जो ग्लोमेरुलस होता है, बाहर की जो लेयर होती है उससे निकलते हैं मिनरल कोर्टियाड, और उसमें सबसे मेन होता है एल्डोस्टेरोन। और ये जो दूसरी लेयर होती है फेसिकुलेट्रा, इससे निकलता है हमारा ग्लूकोकोर्टियोड। यानी ये जो है, ये जो हार्मोन है ये ग्लूकोज के साथ छेड़छाड़ करेंगे। हमारे रक्त में जो ग्लूकोज पाया जाता है बॉडी में, जो मेनली भोजन के रूप में होता है ग्लूकोज, उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं। अगर इसमें हम मेनली बात करें तो इसमें होगा कोर्टिसोल। इनके हिंदी और इंग्लिश नाम सेम होते हैं। अगर आप इसका हिंदी नेम देखेंगे ग्लोमेरुलोसा, आपको बुक में हिंदी में लिखा हुआ होगा ग्लोमेरुलोसा, तो आपके लिए सही होगा कि आप इंग्लिश में ही नाम याद कर लीजिए, क्योंकि इंग्लिश में नाम याद करने से काफी फायदा होता है, क्योंकि उसके हिंदी नाम भी यही है और इंग्लिश नाम आसानी से याद भी हो जाते हैं, जबकि हिंदी नाम आसानी से याद भी नहीं होते हैं और उन्हें लिखने में भी प्रॉब्लम आती है। तो इससे अच्छा है कि आप इंग्लिश में ही नाम याद कीजिए। ओके, तो दो तो हमारे हो गए ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटिस, और लास्ट में जो बचा हुआ है रेटिकुलेरिस, उसके बारे में बात कर लेते हैं। रेटिकुलेरिस से एंड्रोजन रिलीज होता है।
जैसे DHEA। अब ये आपको पता होगा कि ये क्या है, रेटिकुलर एंड्रोजन जो है वो एक सेक्स हार्मोन है जो किस में मिलता है, मेनली मेल्स में मिलता है। अब आप सोचोगे कि ये तो जो अधिवृक्क ग्रंथि है, एड्रिनल ग्लैंड है, वो फीमेल में भी पाई जाती है, तो क्या एंड्रोजन फीमेल में भी रिलीज होता है? हाँ, फीमेल में भी एंड्रोजन रिलीज होता है, लेकिन उसका फंक्शन और होता है, यानी वो बदल जाता है। अभी हम धीरे धीरे बात करेंगे कि किस में बदलता है, क्या होता है, इसमें सब कुछ बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं ये जो बाहर वाली ग्लोमेरुलोसा है इसके बारे में। तो ग्लोमेरुलोसा से सबसे मेनली जो हार्मोन निकलते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मिनरल कोर्टियाड। इन हार्मोन में सबसे मेन हार्मोन कौन सा है, एल्डोस्टेरोन। अब इस एल्डोस्टेरोन का कार्य देख लेते हैं, तो यहां पर हम लिख लेते हैं एल्डोस्टेरोन। अभी हमने बात की कि एल्डोस्टेरोन ये जो ग्लोमेरुलस से निकलता है ये मिनरल्स के साथ छेड़छाड़ करता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके साथ छेड़छाड़ करता है। वैसे जो है एल्डोस्टेरोन हमारे बॉडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। काफी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब हमें प्यास लगती है फिर पानी नहीं मिलता है तो उस मात्रा उसमें हमारा जो एल्डोस्टेरोन है वो बढ़ जाता है। वैसे भी कुछ कुछ मात्रा में हमारा एल्डोस्टेरोन हमारी बॉडी में उपस्थित होता है, लेकिन मान लो कि आप डेजर्ट में घूम गए, यानी मान लो आप रेगिस्तान में घूम गए, तो उस स्थिति में आपका जो एल्डोस्टेरोन है वो काफी मात्रा में बढ़ जाता है। तो यहां पर हम लिख देते हैं यदि आप गुम हो जाते हो तो जो एल्डोस्टेरोन है वो काफी मात्रा में बढ़ जाएगा। अब एल्डोस्टेरोन काफी मात्रा में क्यों बढ़ेगा, अभी हमने उत्सर्जन तंत्र में नेफ्रॉन की संरचना देखी थी, तो मान लो यहां पर हम नेफ्रॉन बना लेते हैं। ये हमारा बोमेन संपुट हो गया। बोमेन संपुट के बाद में ये पीसीटी समीपस्थ कुंडलित नलिका, उसके बाद में नीचे आते हैं तो हेनले का लूप, हेनले के लूप के बाद में ऊपर चालू हो जाता है डीसीटी यानी दूरस्थ कुंडलित नलिका। ये सब हमने पढ़ लिया। आगे ये चला जाता है संग्रह नलिका में। अब यदि आप डेजर्ट में गुम जाते हो तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है कि यदि आप सामान्य स्थिति में रहते हो तो हमारा जो यहाँ पर ग्लोमेरुलस पाया जाता है, छलनी पाई जाती है, वहां से बहुत ज्यादा मात्रा में जो लिक्विड है वो बोमेन संपुट में आ जाता है। जैसे इसके अंदर जो लिक्विड है वो बहुत मात्रा में बोमेन संपुट में आ जाता है। अब इसमें से जो लिक्विड होता है उसमें से लगभग 90% या फिर 90 से भी ज्यादा % जो है वो वापस से रीअब्जॉर्व कर लिया जाता है। यहाँ पर जो पीसीटी पाई जाती है इसमें रीऑब्जर्वेशन का कार्य होता है। तो ये हमने पढ़ा रखा है कि कैसे होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो YouTube पे सर्च कीजिए पीसीटी बायोगुरु, तो आपके सामने ये वीडियो खुल जाएगी, आप इसे देख सकते हैं। या फिर ये डाल लीजिए उत्सर्जन तंत्र बायोगुरु, तो आपके सामने ये वीडियो खुल जाएगी पीसीटी में कैसे रीऑब्जर्वेशन होता है। तो उसमें हमने पढ़ाया था कि सोडियम पोटेशियम पंप चलाए जाते हैं जिनके द्वारा जो जल है वो वापस से यहाँ पर ये जो केशिका बनती है आगे उसमें चला जाता है। यानी सबसे ज्यादा रीऑब्जर्वेशन का कार्य कहां पर होता है, जो पीसीटी होती है, समीपस्थ कुंडलित नलिका होती है, वहां पर होती है। लेकिन जब आप घूम जाते हो डेजर्ट में, यानी आपको पानी नहीं मिलता हो, आप बहुत प्यास से हो, तो आपका जो एल्डोस्टेरोन है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जो केशिका पाई जाएगी, मान लो उसमें एल्डोस्टेरोन काफी मात्रा में बढ़ गए, तो यहाँ पर केवल 2 ही बना लेते हैं। समझ सकते हैं इसको केशिका। वैसे केशिका तो बहुत सारी गुच्छों में होती है, यानी गुच्छों में जो केशिकाएं होती हैं, ब्लड वेसल होती हैं, उनको हम केशिका कहते हैं। तो यहाँ पर मान लो ये केशिका है। अब केशिका में जब एल्डोस्टेरोन बढ़ जाता है, एल्डोस्टेरोन वैसे तो काफी मात्रा में होता है, लेकिन जब आप गुम जाते हो तो बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। जैसे ये हमारा क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, यानी ब्लड में डालती है अपना सीक्रेशन। तो आप जब प्यास लग रही है, आपको पानी नहीं मिल रहा है, तो ये जो ग्लोमेरुलस है इससे एक सीक्रेशन निकलेगा और यहाँ पर जो ब्लड वेसल पाई जाती है उसके अंदर वो सीक्रेशन चला जाएगा। अब ये ब्लड जाएगा पूरे शरीर में, तो पूरे शरीर में जब जाएगा तो यहाँ से भी होकर गुजरेगा। तो यहाँ से जब होकर गुजरेगा तो इसके अंदर पाए जाएंगे एल्डोस्टेरोन। ये एल्डोस्टेरोन मान लो।
अब ये एल्डोस्टेरोन क्या करते हैं, जब आप घूम जाते हो डेजर्ट में, प्यास लगती है बहुत ज्यादा लेकिन पानी नहीं मिलता, तो ये एल्डोस्टेरोन जो है वो हमारी बॉडी में पानी बचाने के काम आता है। यानी पानी जितना भी बचाए, पीसीटी में जितना हो गया ऑब्जर्वेशन ठीक है। उसके बाद में जो एल्डोस्टेरोन है वो सोडियम पोटेशियम पंप यहाँ पर भी बढ़ा देता है। जो डीसीटी है, ये डीसीटी जिसे हम कहते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका, तो यहाँ पर जो सोडियम पोटेशियम पंप है उनकी संख्या में वृद्धि कर देता है। उसके बाद में क्या होता है, जब सोडियम बाहर निकलेगा और ब्लड वेसल के अंदर जाएगा तो सोडियम के साथ साथ जो जल है वो भी किसमें जाएगा, सोडियम के साथ जल भी जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ लिया कि जल जो है वो सोडियम का लवर है, या फिर सोडियम हम कह सकते हैं जल का लवर है। तो जहां पर सोडियम होता है वहां पर जल पाया जाएगा, जहां पर जल है वहां पर सोडियम पाया जाएगा। दोनों एक दूसरे के पास आने की कोशिश करते हैं, तो जहां पर सोडियम जा सकता है सोडियम जाता है, जहां पर जल जा सकता है जल जा सकता है, यानी जल जहां पर जा सकता है वो जाएगा। तो यहाँ पर जो सोडियम है वो तो जाएंगे नहीं, क्योंकि इनके धक्के मार मार के निकाल रहे हैं सोडियम पोटेशियम पंप। तो जो सोडियम पोटेशियम पंप धक्के मारकर सोडियम को बाहर निकाल रहे हैं, तो सोडियम वापस नहीं आ सकता क्योंकि धक्का मार के बाहर निकाल रहे हैं। यहाँ पर एटीपी खर्च करके सोडियम को बाहर निकाला जा रहा है, तो जो जल है वो इसके साथ वापस चला जाएगा। यानी हमने पढ़ लिया है पीसीटी में क्या होता है, पीसीटी में रीऑब्जर्वेशन होता है, जल का अवशोषण होता है। लेकिन जब आपके शरीर में एल्डोस्टेरोन काफी मात्रा में हो जाते हैं, जब आप डेजर्ट में घूम जाते हो, रेगिस्तान में घूम जाते हो, तो आपको पानी नहीं मिलता है, तो वो एल्डोस्टेरोन क्या करते हैं, आपके डीसीटी में से भी पानी बचाने की कोशिश करते हैं, वहां पर भी वो सोडियम पोटेशियम पंप लगा देते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पहला जो ग्लोमेरुलोसा था, अधिवृक्क का सबसे बाहर वाली लेयर ग्लोमेरुलोसा, उससे मिनरल कोर्टे निकले। जो एल्डोस्टेरोन है उसका कार्य हमने पढ़ लिया कि वो क्या करते हैं, वो आपके शरीर में पानी बचाने के काम आते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ लेते हैं दूसरी लेयर जो अंदर की बीच वाली लेयर पाई जाती है, फेसिकुलेटा, जो ग्लूकोकोर्टियोड से निकलती है। ग्लूकोकोर्टियोड निकलते हैं जिनमें प्रमुख रूप से होता है कोर्टिसोल। तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं, कोर्टिसोल का क्या कार्य होता है। अभी हमने पढ़ा कि जो कोर्टिसोल है वो एक ग्लूकोकोर्टियोड है, यानी ग्लूकोज के साथ छेड़छाड़ करता है। और ये निकलता कहां से, फेसिकुलेटर से, यानी जो वल्कुट है उसके बीच का जो पार्ट है जो है ना फेसिकुलेटा, वहां से ये निकलता है। इसका प्रमुख रूप से काम क्या होता है, आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना, यानी आपके ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा के रखना, ग्लूकोज बढ़ा के रखना। ग्लूकोज बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि ये आपकी ग्रोथ करवाता है। ग्रोथ अभी तक हमने क्या पढ़ा, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि है, और उसके अलावा जो थायराइड ग्रंथि है, थायराइड हार्मोन है, वो आपकी ग्रोथ में मदद करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो आपके ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाते हैं। और यहाँ पर जो कोर्टिसोल है वो भी ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये भी हमारी ग्रोथ में सहायता करता है, इसका ग्रोथ से कुछ लेना देना नहीं है। इसको केवल हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना है, और इसके साथ ही इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। अब स्ट्रेस हार्मोन का मतलब ये नहीं है कि भाई टेस्ट में फेल हो गए तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया, नीट का पेपर क्लियर नहीं हुआ तो ज़्यादा स्ट्रेस हो गया, ऐसा नहीं। स्ट्रेस कुछ भी हो सकता है, जैसे आप भोजन ना करो तो भी स्ट्रेस है, यानी व्रत रखो तो भी स्ट्रेस है, या फिर आप कुछ ज़्यादा काम कर लो तो भी आपकी बॉडी में स्ट्रेस है। यानी आपकी बॉडी में जो नॉर्मल कंडीशन चल रही है उससे यदि आप बाहर निकलते हो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, आराम की स्थिति से बाहर निकलते हो, तो वो जो है वो सभी स्ट्रेस में आता है। तो उस स्थिति में हमारा जो कोर्टिसोल है वो मदद करता है। वो करता क्या है, वो हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज बढ़ा देता है। अब जब ग्लूकोज बढ़ जाता है तो हमारी जो सेल्स हैं, हमारी कोशिकाएं हैं, उन तक हमारा जो ग्लूकोज है वो पहुंचता रहेगा। और जब ग्लूकोज पहुंचता रहेगा सेल्स तक, तो सेल जो है यानी कोशिकाएं हैं वो आराम की स्थिति में होंगी, यानी कंफर्ट में वापस आ जाएंगी। तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन, यानी जब हम स्ट्रेस की अवस्था में होते हैं तो ये हार्मोन हमारी मदद करता है। और मदद कैसे करता है, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाकर।
जैसे मान लो कोई भी स्ट्रेस है, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, हल्की फुल्की खरोंच भी आ गई, तो भी हमारी बॉडी स्ट्रेस में है, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में तो है नहीं। तो नॉर्मल कंडीशन से बाहर जैसे ही जाते हैं तो वो हो जाती है हमारी स्ट्रेस पोजीशन। तो यहाँ पर मान लो कोई भी खरोंच वगैरह लग गई, कहीं भी चोट लग गई, तो हमारा जो स्ट्रेस हार्मोन है वो आ जाएगा, यानी कोर्टिसोल मदद करेगा। और अभी हमने पढ़ा कि कोर्टिसोल मदद कैसे करता है, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज होता है उसकी मात्रा को बढ़ाकर। अब हमें पता है कि ब्लड के अंदर जितना ग्लूकोज है उतना ही रहता है, और यदि हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो हम कहाँ पर जाते हैं, हम सीधे जाते हैं यकृत के पास, लिवर के पास, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हमें ग्लूकोज की जरूरत होती है तो हम लीवर के पास जाते हैं, यकृत के पास जाते हैं भिखमंगों की तरह कि भाई ग्लूकोज दे दें। तो लीवर क्या करता है, लीवर के अंदर जो ग्लाइकोजन होता है, तो ये कलर तो थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है, तो दूसरे कलर से लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ब्लड के अंदर लीवर के अंदर जो ग्लाइकोजन होता है वो टूटने लगता है, ग्लाइकोजन टूटने लगता है और ग्लूकोज बनाता है। उसके साथ ही लिपिड तोड़ता है, क्योंकि हमें पता है जब भी जरूरत होती है ग्लाइकोजन कुछ ही मात्रा में पाया जाता है, वो टूटकर ग्लूकोज बना देता है। उसके बाद में लिपिड मदद करता है, और उसके बाद में लिपिड जब खत्म हो जाता है तो उसके बाद में हमारा जो प्रोटीन होता है वो काम करता है। वैसे तो हमने पढ़ लिया कि प्रोटीन बहुत रेयर केस में करता है, क्योंकि हमें पता है या ग्लूकोज या तो ग्लाइकोजन से बना लेगा, ग्लाइकोजन खत्म हो जाएगा तो लिपिड से बना लेगा, और लिपिड के बहुत कम चांस होते हैं कि वो खत्म हो। तो जब लिपिड खत्म हो जाता है तो उसके बाद में प्रोटीन भी टूटने लगता है इस हिस्से में, क्योंकि हमारी बॉडी स्ट्रेस में है, कंफर्ट जोन से बाहर है, तो जो प्रोटीन है उसको तोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन हमने पढ़ा है कि पीयूष ग्रंथि और जो थायराइड ग्रंथि होती है वो प्रोटीन को तोड़ने में बिल्कुल मदद नहीं करती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि प्रोटीन जो है वही उनका मेन काम है, वही उनका हार्मोन है। उल्टा हुए तो प्रोटीन बनाती और है, प्रोटीन तोड़ती नहीं है, प्रोटीन बनाती है, क्योंकि वो ग्रोथ में सहायता करती है, और ग्रोथ में सहायता कौन करता है, प्रोटीन करता है। और यहाँ पर जो कोर्टिसोल है उसको बिल्कुल लेना देना नहीं है ग्रोथ से, उसको केवल ये चाहिए कि हमारी जो कोशिकाएं हैं उनको पर्याप्त मात्रा में ग्लूकोज मिलता रहे। उसके अलावा ब्लड के अंदर ये क्या करता है, ये जो कोर्टिसोल है, ब्लड के अंदर जो एमिनो एसिड पाए जाते हैं, अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, जब ये अमीनो अम्ल किसी कोशिका के अंदर प्रवेश कर रहे होते हैं, यानी प्रवेश तो करते हैं क्योंकि प्रोटीन बना है तो अमीनो अम्ल बनेंगे, अमीनो अम्ल मदद करेंगे, तो जो कोर्टिसोल होता है वो इनका रास्ता भी बंद कर देता है और उल्टा अमीनो अम्ल को ही ग्लूकोज बना लेता है। यानी कोर्टिसोल को कुछ नहीं लेना देना प्रोटीन से, अमीनो अम्ल को प्रोटीन नहीं बनने देता है, अमीनो अम्ल को ग्लूकोज में बदल देता है, और ग्लूकोज से हमें पता है क्या मिलती है, एटीपी मिलती है। तो इसमें आपको याद रखना है जो कोर्टिसोल है वो प्रोटीन को भी तोड़ देता है, और ये मदद किस में करता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाने के लिए, और इसे हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। तो ये भी इसका समझ में आ गया होगा कि जो अधिवृक्क ग्रंथि है उसके बीच में जो कोर्टिसोल है, बीच की जो लेयर है कोर्टिसोल, उसमें कोर्टिसोल नहीं होती, वो फैटी रेटिकुलम होती है, यानी ये ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाने के लिए ग्लाइकोजन को तोड़ सकता है, ग्लाइकोलाइसिस करता है। उसके अलावा ग्लाइकोनियोजेनेसिस भी करता है, क्योंकि हमने पढ़ लिया लिपिड का टूटना क्या कहलाता है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। उसके अलावा प्रोटीन को भी तोड़ देता है, यानी प्रोटीलाइसिस भी कर देता है। यानी इसको केवल चाहिए क्या कि बॉडी को, जो बॉडी के अंदर सेल्स हैं उनको पर्याप्त मात्रा में ग्लूकोज मिलता रहे और वो एटीपी बनाकर स्वस्थ रहें, यानी स्ट्रेस में ना रहें। अब वलकुट के अंदर ही अंदर वाली जो लेयर है रेटिकुलेस, उससे जो हार्मोन निकलता है एंड्रोजन, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एंड्रोजन के बारे में बात कर लेते हैं, उससे पहले एंड्रोजन का नाम लिख लेते हैं। इसमें आपको पता होना चाहिए कि आपको ये तो पता है कि एंड्रोजन जो है वो मेल में काम करता है, फीमेल में इसका काम नहीं है। तो आप सोचते होंगे कि एंड्रोजन केवल मेल में ही रिलीज होता होगा और कोर्टेक्स की जो अंदर वाली लेयर है वो फीमेल में नहीं पाई जाती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जो अंदर वाली लेयर है रेटिकुलेसिस, वो मेल में भी पाई जाती है और फीमेल में भी पाई जाती है, और दोनों में एंड्रोजन रिलीज करती है, ना कि उसमें अलग और उसमें अलग, दोनों में एंड्रोजन रिलीज करती है। यानी एंड्रोजन जो है वो मेल में भी रिलीज होता है और फीमेल में भी रिलीज होता है, लेकिन इन दोनों के काम अलग अलग होते हैं। मेल में तो एंड्रोजन का काम है, लेकिन फीमेल में ये जो एंड्रोजन बनता है
ये जो फीमेल बॉडी है इस एंड्रोजन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर लेती है, क्योंकि हमें पता है कि फीमेल को एस्ट्रोजन चाहिए और मेल को एंड्रोजन चाहिए। और यहाँ पर बन रहा है एंड्रोजन, तो मेल तो एंड्रोजन से काम चला लेगा, लेकिन फीमेल जो है वो एंड्रोजन को एस्ट्रोजन में बदल देती है और फिर खुद का काम कर लेती है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि एंड्रोजन और एस्ट्रोजन क्या होते हैं। ये एक सेक्स हार्मोन होते हैं, मेल के अंदर एंड्रोजन और फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन। तो मेल के अंदर तो एंड्रोजन होता ही है और फीमेल के अंदर जो एंड्रोजन बनता है, जो अंदर वाली लेयर होती है उसके द्वारा, वो बदल जाता है एस्ट्रोजन में। लेकिन कभी कभी इसमें एक दिक्कत हो जाती है कि जो ट्यूमर है यदि वो एंड्रोजन में हो जाता है, अंदर वाली लेयर में हो जाता है, जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो अंदर वाली जो लेयर है रेटिकुलरिस, इसमें यदि ट्यूमर हो जाता है फीमेल बॉडी के अंदर, यदि इसमें ट्यूमर हो जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, जो एंड्रोजन है वो ज़्यादा निकलने लगेगा और फीमेल बॉडी है वो उस एंड्रोजन को एस्ट्रोजन में नहीं बदल पाती है और वो जो एंड्रोजन है वो फीमेल बॉडी के अंदर घूमता रहता है, जिससे क्या होता है फीमेल जो है उसके दाढ़ी मूंछ आने लग जाती है और उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी बंद हो जाता है। तो ये हो गया हमारा एंड्रोजन का कार्य, यानी अंदर वाली जो रेटिकुलरिस था उसका भी काम कंप्लीट हो गया है। अब बचा हुआ जो बीच का पार्ट है, जैसा कि हमने 3 लेयर पर बताई उसकी, एक तो अंदर पाया जाता है मेडुला, उसके बाद में बाहर पाई जाती है ग्लोमेरुलोसा, उसके अंदर रेटिकुलरिस और अंदर ही अंदर रेटिकुलरिस। और अब हम पढ़ लेते हैं इसका जो अंदर वाला पार्ट है मेड्यूला, उसके बारे में, क्योंकि हमने अंतःस्रावी ग्रंथि को 2 भागों में बांटा था, एक तो बाहर वल्कुट कॉर्टेक्स और अंदर मेडुला। तो वल्कुट के बारे में हमने पढ़ लिया, अब मेडुला के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हमें पता है कि हमारा जो कोई भी अंदर की ग्रंथि है, अब इसमें वल्कुट है उसको कौन कंट्रोल करता है, उसको तो कंट्रोल करता है हमारी पिट्यूटरी, यानी पीयूष ग्रंथि से ACTH हार्मोन आया था, अभी हमने पढ़ा ACTH। उसके बाद में ये जो अंदर मेडुला है उसमें हमने पढ़ा कि वो जो है हार्मोन वो केवल कोर्टेक्स को ही नियंत्रित करता है, मेडुला को नियंत्रित नहीं करता है। तो अब बात आती है मेडुला को नियंत्रित कौन करता है, तो मेडुला को नियंत्रित करता है ब्रेन, क्योंकि हमें पता है कोई भी अंदर के जो पार्ट होते हैं वो ब्रेन ही कंट्रोल करता है। तो मान लो ये ब्रेन का सेरिब्रम है, उसके बाद में ये पोन्स, ये मेडुला ऑब्लिंगेटा और ये हमारा सेरिबेलम। अगर आपने ब्रेन का लेक्चर लगाया होगा तो सब पता होगा कि आपको ये क्या क्या है। अब हमारी बॉडी के अंदर जितने भी इंटरनल ऑर्गन होते हैं, जैसे ये हमारा हो गया एड्रिनल ग्लैंड, उसके बाद में हम बना लेते हैं यहाँ पर एक हार्ट, ये हमारा हो गया हार्ट, और यहाँ पर एक और ऑर्गन बना लेते हैं, एक और ऑर्गन छोटी आंत बना लेते हैं, ये मान लो हमारी छोटी आंत हो गई। अब एक स्थिति मानो कि आपके पीछे, मान लो आप खड़े हो और आपके पीछे बुलडॉग भागे भागे आ रहा है और आपने उसे देख लिया है, अब उसके मुंह से लार टपक रही है और वो आपकी तरफ देखता आ रहा है घूर घूर के और भगा हुआ आ रहा है। तो यहाँ से एक न्यूरॉन निकलता है, ब्रेन के अंदर एक न्यूरॉन है वो देखता है, यहाँ से हम देखते हैं तो वो सिग्नल जाता है ब्रेन के पास, अब ब्रेन एनालिसिस करता है और ये जो न्यूरॉन है ये चला जाता है हार्ट के पास। वैसे भी और जगह भी जाता है, लेकिन एक ये न्यूरॉन है वो यहाँ से निकलता है और यहाँ पर एंड होता है। तो इसमें आपको याद रखना है, वैसे आपने अगर न्यूरॉन सिस्टम पढ़ा होगा तो उसमें आपको पता होगा कि यहाँ पर कभी भी एक न्यूरॉन के द्वारा नहीं जाता है, 2 न्यूरॉन जाते हैं, बीच में एक सिनेप्सिस होता है और यहाँ पर जाकर सीधे हार्ट में जाता है और यहाँ पर वो अपना केमिकल रिलीज करता है। इस केमिकल से क्या होता है, इसका जो एसए नोड है वो ज़्यादा सिग्नल डालने लग जाता है। इस केमिकल को हम क्या कहते हैं, एड्रिनलिन, या फिर इसको हम कहते हैं एपिनेफ्रिन। यानी यहाँ पर हो क्या रहा है, जो ब्रेन है उससे एक न्यूरॉन निकल रहा है, वो अपनी सिग्नल लेकर जा रहा है दूसरे न्यूरॉन पर और यहाँ पर स्नैप्स हो रही है। उसके बाद में दूसरा न्यूरॉन जो है वो हार्ट के पास जा रहा है और वहां पर अपना केमिकल डाल रहा है, उस केमिकल को हम क्या कहते हैं, एड्रिनल। अब उसके कारण क्या होता है, हमारी जो हार्ट बीट है वो तेज तेज होने लग जाती है। इसके साथ ही जो दूसरा न्यूरॉन है वो भी जाता है और यहाँ पर सिनेप्सिस करता है
और दूसरा जो न्यूरॉन है वो पहुंच जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ, यानी छोटी आंत की तरफ। तो छोटी आंत में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जब आपको पता है कि जब भी हमारी संकट की स्थिति आती है, ऐसी स्थिति आती है, यानी मान लो बुलडॉग पीछे पड़ रहा है, तो इस स्थिति में हमारे क्या होता है, कोऑर्डिनेशन आ जाता है, यानी समन्वय हो जाता है हमारे पूरे शरीर में, सारे ऑर्गन जो है उस हिसाब से काम करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर जो न्यूरॉन जाता है उससे कारण क्या होता है, यहाँ पर जो हार्मोन निकल रहे हैं उनको बंद करवा दिया जाता है, सॉरी हार्मोन नहीं, एंजाइम निकल रहे हैं उनको बंद करवा दिया जाता है, यानी जो छोटी आंत है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसका काम बंद करवा दिया जाता है ताकि हमारी मसल्स को उतनी एटीपी मिल सके। तो इस तरह से बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, उन तक अलग अलग न्यूरॉन पहुंचते हैं। अभी तक हमने केवल यहाँ पर दो ही उदाहरण ले लेते हैं। तो अब क्या होता है, जब बुलडॉग आपके बिल्कुल पास आता है और बिल्कुल पास से होकर निकल जाता है और आगे जाकर अपने मालिक से गले लग जाता है, क्योंकि बहुत दिन में उसका मालिक उसे दिखा है और वो बहुत एक्साइटेड था, तो वो भगा भगा रहा था। तो आप थोड़ा सोचोगे कि बढ़िया है, आज तो जान बच गई। तो बुलडॉग जब आपके पास से होकर निकल जाएगा ओनर के पास, तब आपका जो दूसरा न्यूरॉन है, दूसरा नहीं तीसरा न्यूरॉन, क्योंकि हमने दो न्यूरॉन तो यहाँ पर बना लिए हैं, तो आपका जो न्यूरॉन है वो कंट्रोल करता है, वापस से सिग्नल देता है हार्ट के पास और यहाँ पर वापस से केमिकल रिलीज हो जाता है। इस केमिकल को क्या कहते हैं, अगर आपने नर्वस सिस्टम पढ़ा है तो इसमें आपको पता होगा ACH कहते हैं। अब जब ये ACH निकल जाता है तो यहाँ पर जो एड्रीनल है, जो हार्मोन निकला है, वो उसका प्रभाव कम हो जाता है, यानी हमारी जो हार्ट बीट है वो वापस से नॉर्मल स्टेट में आने लगती है। तो इसमें हमने ये पढ़ लिया था कि इसको हम क्या क्या कहते हैं। तो जो हमारी नॉर्मल कंडीशन में लेकर आता है उसको हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक, और जो हमारी कठिन परिस्थिति में मदद करता है, हमें सिंपैथी देता है, तो उसको हम कहते हैं सिंपैथेटिक। तो यहाँ पर जो ब्लू कलर में दर्शाया जो एड्रिनल और एपिनेफ्रिन कर रहा है उसको तो हम कहते हैं सिंपैथेटिक नर्व, और जो हमारा ACH रिलीज कर रहा है उसको हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्व। अब ये काम तो हो जाता है, लेकिन इसके अलावा एक चीज और होती है, यहाँ पर एक और नर्व निकलती है और वो जाती है सीधे मेडुला के पास। यहाँ पर तो क्या हो रहा है कि एक न्यूरॉन निकल रहा है और दूसरे न्यूरॉन के साथ सिनेप्सिस कर रहा है और फिर जा रहे हैं उसकी कमांड आगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब ये एक न्यूरॉन निकलता है तो यहाँ पर बीच में बिल्कुल भी सिनेप्सिस नहीं पाई जाती है, ये सीधा जाता है मेडुला के पास। यानी इसके मेडुला के अंदर जो सेल्स हैं, पड़े हुए सेल्स हैं, वो काम करेंगे यहाँ पर सिनेप्सिस की तरह। यानी एक न्यूरॉन तो निकला और यहाँ पर जो ये सिनेप्सिस हो रही है, ये वाली, ये होंगी यहाँ पर। यानी ये सिनेप्सिस तो कहाँ पर हो रही है, एक नर्व दूसरे नर्व के बीच में, सॉरी न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में। और यहाँ पर क्या हो रहा है, एक न्यूरॉन और जो मेडुलरी सेल है, मेडुला के जो सेल हैं उनके बीच में हो रहा है। उसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में ये जो न्यूरॉन है ये जाते हैं कहीं पर और वहां पर अपना हार्मोन डाल देते हैं, अपना सीक्रेशन डाल देते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, यहाँ पर जब सिनेप्सिस होता है तो मेडुलरी जो सेल्स हैं, इसके अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं वो भी अपना सीक्रेशन डालते हैं ब्लड के अंदर। और ये सीक्रेशन आपको पता है कौन सा है, इस सीक्रेशन को हम कहते हैं एड्रिनल हार्मोन। अब ये जो एड्रिनल हार्मोन है, इसके साथ ही एक और हार्मोन निकलता है जिसको हम कहते हैं नॉन एड्रिनलिन हार्मोन। अब इसके नाम को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि एड्रिनल हार्मोन और नॉन एड्रिनल जो हार्मोन है वो आपस में एक दूसरे से विपरीत काम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये दोनों सेम काम करते हैं, इनके विपरीत काम कौन करता है, ACH। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, ये नर्व के द्वारा यहाँ पर हार्ट बीट तेज हो रही है। अब यदि मान लो वो कुत्ता सच में आपके पीछे पड़ा हुआ है, और तो आप क्या करेंगे, या तो उससे लड़ेंगे या फिर उसको देखकर भागेंगे। तो सामान्य सी स्थिति है कि आप भागेंगे, क्योंकि मेरे पीछे पड़ेगा तो मैं भी भागूंगा। तो आप जब भागेंगे तो हमारा जो एड्रिनल है वो हार्ट बीट तेज कर देगा। उसके साथ ही यहाँ पर जो मेडुलर है वो भी एड्रिनल हार्मोन और नॉन एड्रिनल हार्मोन रिलीज कर देगा, और ये पहुंच जाएगी पूरे शरीर के पास और शरीर के पास से पूरे ऑर्गन में, यानी हार्ट के पास भी पहुंच जाएंगी। अब ये एड्रिनल और नॉन एड्रिनल हार्मोन क्या करते हैं, ये एड्रिनलिन और एपिनेफ्रिन है, इसके काम को बढ़ाते हैं। यानी ये तो कुछ समय के लिए रहते हैं, लेकिन ये काफी देर तक रहते हैं। यदि सच में पीछे पड़ा है तो काफी देर तक हमारी हार्ट बीट है वो तेज रखेंगे।
और यदि विपरीत की बात करें, आप मान लो वो आप किसी घर में घुस गए और वो वापस से चला गया, तो यहाँ पर जो ACH है वो रिलीज हो जाएगा और ACH किसके विपरीत काम करेगा, ये जो एड्रिनल और एफिनेफ्रिन है इसके विरुद्ध, और एड्रिनल हार्मोन और नॉन एड्रिनल हार्मोन। तो इसमें आपको याद रखना है, नाम पर नहीं जाना है, एड्रिनल हार्मोन और नॉन एड्रिनल हार्मोन आपस में नहीं लड़ते हैं, ये एक दूसरे को खत्म नहीं करते हैं, ये दोनों ब्रदर होते हैं, और ये तीसरा इनका ब्रदर होता है एफिनेफ्रिन, जिसको भी एड्रिनल हार्मोन कहते हैं। ये तीनों मिलकर तो हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेशन स्टेट में लाते हैं, और उसके अलावा जो ACH है वो वापस से पैरासिम्पैथेटिक कर देता है, यानी इनके तीनों के विरुद्ध काम करता है। तो समझ में आया कि जो मेडुला है इसमें आपको बात ध्यान क्या रखनी है, एड्रिनल और नॉन एड्रिनल आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं, आपस में एक दूसरे को खत्म नहीं करते हैं। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि यहाँ पर बीच में एक भी सिनेप्सिस नहीं पाया जाता है, जैसा कि प्रत्येक में होता है। यहाँ पर क्या होता है, सिनेप्सिस मेडुला के अंदर ही पाया जाता है। और जिस तरह ये न्यूरॉन हार्मोन सीक्रेट कर रहे हैं, उसी तरह से ये जो मेडुलरी है सेल्स हैं वो भी हार्मोन सीक्रेट करते हैं। अब जब सच में आपके पीछे कुत्ता पड़ जाता है तो उस स्थिति में क्या होता है, आपका जो ग्लूकोज है और ऑक्सीजन है उसकी खपत बढ़ जाती है, क्योंकि आपकी जो मसल्स हैं, मान लो ये मसल हैं, इसमें ATP ज़्यादा खर्च होनी चाहिए, क्योंकि पीछे पड़ेंगे तो ATP ज़्यादा यूज़ होगी, तो ATP ज़्यादा यूज़ होगी तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अब ऑक्सीजन तो हम ले लेंगे ब्रीथिंग करके, तो ऑक्सीजन के कारण क्या होगा, हमारी जो ब्रीथिंग रेट है वो बढ़ जाएगी। और ग्लूकोज कहाँ से लेंगे, हमें पता है ग्लूकोज की जब भी बात आती है तो हम चले जाते हैं लीवर के पास, बिल्कुल भिखमंगों की तरह, और लीवर हमें ग्लाइकोजन तोड़कर दे देता है, तो ग्लाइकोलाइसिस कर देता है, उसके साथ ही लिपिड भी तोड़ देता है और प्रोटीन भी तोड़ देता है। तो इस स्थिति में आपको याद रखना है प्रोटीन भी टूट जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो एड्रेनल हार्मोन है उसको कोई मतलब नहीं है ग्रोथ से, उसको केवल अपना छुड़ाना है बुलडॉग से पीछे, तो वो क्या करता है, प्रोटीन भी तोड़ देता है। और उसके साथ ही क्या होता है, हमारी जो हार्ट बीट है वो भी तेज हो जाती है, और जब हार्ट बीट तेज हो जाती है तो हार्ट बीट तेज होने से क्या होता है, जो हमारी स्ट्रोक वॉल्यूम है, अगर आपने हार्ट का लेक्चर लगाया हो तो उसमें आपको पता होगा कि स्ट्रोक वॉल्यूम किसे कहते हैं। तो हमारा जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, स्ट्रोक वॉल्यूम वो इंक्रीज हो जाता है, यानी 60 ml जो बचा हुआ शेष रह जाता है वो कम रहने लग जाता है। वैसे तो हमारे जो एक आलिंद है, एक निलय है, उसमें 130 ml पाया जाता है, और जब वो बीट करता है, एक बार पंप करता है, तो उसमें से 70 ml तो चला जाता है और 60 ml बचा रह जाता है। और जब ये कोऑर्डिनेशन की स्टेट आती है तो हमारा जो 60 ml है यानी 130 ml है, उसमें से मान लो 80 ml बाहर निकल गया, तो 80 ml बाहर निकलने से क्या होता है, हमारा केवल 50 ml ही अंदर रह जाता है, यानी जो बाहर स्ट्रोक वॉल्यूम है वो बढ़ जाती है। उसके साथ ही हमारा जो कार्डियक आउटपुट है वो भी बढ़ जाता है। अगर आपने लेक्चर लगाया हो तो आपको पता होगा कार्डियक आउटपुट। और उसके साथ ही आपने देखा होगा हमारी जो स्वेटिंग है, पसीने निकालने की जो क्रिया है वो भी बढ़ जाती है। तो ये हो गया हमारा एड्रिनल हार्मोन की कंप्लीट, यानी एड्रिनल जो ग्लैंड है, अधिवृक्क ग्रंथि है, उसका टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। अगली वीडियो में हम पैनक्रियाज यानी अग्नाशय ग्रंथि के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।